बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए 5वें पाठ कसौटी के पृष्ठ संख्या 45 और 46 को पढ़ा और समझा। आज मैं आपके सामने पाठ के बचे हुए भाग को भी स्पष्ट कर दूंगी, लेकिन मैं आगे बढ़ूं उसके पहले पिछले वीडियो में हमने क्या बात की थी उसे एक बार फिर से जान लेना आवश्यक है। हमने पाठ में यह देखा कि फालू नाम का 5 वर्ष का एक छोटा सा बच्चा है जो अपने हर कार्य में जिम्मेदार है। उसका व्यवहार विचित्र है, अर्थात अजीब है। वह उन बच्चों की तरह नहीं है जो काम को पाकर उसे टालने का प्रयत्न करते हैं। वह हर काम को उत्साहित होकर करता है और करना चाहता है। फिर हमने यह भी देखा कि पाठ के लेखक और फालू तथा फालू की माँ यानी श्रीमती विद्यावती कौशल शाम को घूमने के लिए निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक अमीर घर के 2 बच्चे नौकर के साथ खेल घर के सामने खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। बच्चे खेल घर के पास खड़े तो हैं, किंतु खेल घर में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। यह बात लेखक को बड़ी अजीब लगती है। वे उस नौकर से इसका कारण पूछते हैं। नौकर आनाकानी करता है तो वे कहते हैं कि इसमें दोष बच्चों का नहीं है, बल्कि इनकी माँ का है, जिन्होंने इन बच्चों को यह नहीं समझाया कि किस तरह से समाज में दूसरों से मिला और जुला जाता है। नौकर को उनकी बात अच्छी नहीं लगती। वह उनसे कई तरह के प्रश्न करता है। लेखक और श्रीमती विद्यावती कौशल को आगे जाना है। वे फालू को खेल घर में जाने को प्रेरित करते हैं और स्वयं आगे चले जाते हैं। जब वे लौटते हैं तो रात हो चुकी होती है। वे क्या देखते हैं कि फालू दूसरे बच्चों की तरह रोता हुआ नहीं खड़ा है, बल्कि वह शांत भाव से उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, उनका इंतजार कर रहा है। सामान्यतः बच्चे जहां डर जाते हैं, उदास हो जाते हैं, वहीं हम देखते हैं कि फालू एक अलग प्रकार का व्यवहार करता हुआ हमें दिखाई देता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इस पाठ में क्या होता है। तो आज मैं आपको पाठ के बचे हुए भागों की भी व्याख्या करके सुनाऊंगी। तभी एक आदमी आकर हमारे पास खड़ा हो गया। बाबूजी नमस्ते। खेल घर का मुंशी एक गढ़वाली भाई बोला। खेल घर का मुंशी अर्थात खेल घर का सेक्रेटरी जो था वो गढ़वाल का था। गढ़वाल अब उत्तराखंड में है। उसने लेखक के पास आकर उन्हें नमस्ते की और कहा, आप बच्चे को छोड़ गए। यह 9 बजे तक खेलता रहा, पर जब मैंने खेल घर बंद किया और आप नहीं आए तो मैंने सोचा अब यह जरूर रोएगा। उसने कहा कि पहले तो यह बच्चा खेलता रहा, लेकिन जैसे ही 9 बजे और मैंने खेल घर बंद किया तो मुझे लगा यह बच्चा औरों की तरह घबरा जाएगा और रोने लगेगा। आपकी बातें मैंने सुनी थी, इसलिए इसे बताए बिना मैं छिपकर बैठ गया कि देखूं अब भी घबराता है या नहीं। उसने कहा कि मैंने नौकर से आपकी बात सुनी थी। आप जब नौकर से कह रहे थे कि फालू अलग है तो मैंने ये बात सुनी थी और मैंने उसकी परीक्षा करनी चाहिए और मैं छिपकर बैठ गया यह देखने के लिए कि देखूं यह लड़का रोता है या नहीं, यह घबराता है या नहीं। यह नहीं घबराया और खेलता रहा। उसने कहा कि न तो यह घबराया न रोया, बल्कि यह खेलता रहा। सचमुच बाबूजी, यह तो शेर बच्चा है। यह तो शेर बच्चा है, यानी यह साहसी बच्चा है। शेर साहस का प्रतीक है, साहस का सिंबल है। यहाँ शेर बच्चा इसीलिए कहा गया है क्योंकि फालू में एक अजीब तरह का साहस था जो शायद उसकी उम्र के बच्चों में नहीं होता है।
मुंशी उसे चुमकार कर चला तो विद्या जी उसे कुछ देने को हुई। चुमकार कर यानी प्यार कर। हम जब छोटे बच्चों को प्यार करते हैं उसे चुमकारना कहते हैं। जैसे ही मुंशी ने फालू को प्यार किया, उसे चुमकारा, फालू की माँ श्रीमती विद्यावती कौशल उसे कुछ देने को हुई, अर्थात उसे कुछ उपहार के तौर पर देने के लिए तैयार हुई। पर मैंने इशारे से उन्हें रोका। लेखक ने उन्हें रोक दिया और कहा, यह उसकी सद्भावना का अपमान है, हम उसे पैसों से तोलें। यदि कोई हमारे साथ अच्छा कार्य करता है उसे सद्भावना कहते हैं, उसकी अच्छी भावना। यदि कोई हमारे प्रति अच्छी भावना रखकर कोई कार्य करता है और हम उसे उसके बदले कोई उपहार दे दें या पैसे दे दें तो यह उसका अपमान होता है। यह उसकी भावना का, उसकी सुंदर और अच्छी भावना का अपमान होता है। इसीलिए लेखक ने श्रीमती विद्यावती जी को उसे कुछ देने से रोक लिया। कहने से तो बहुत बालक काम करते हैं, पर फालू बिना कहे काम करता है। संध्या हुई कि छोटी बाल्टी उसने उठाई, जल से पानी भरा और ऊपर की छत ठंडी की। फालू और बच्चों की तरह नहीं है। कहने पर कई बार बच्चे काम करते हैं और कई बार टालकर चले भी जाते हैं, किंतु फालू ऐसा नहीं है। वह अपनी जिम्मेदारियों को किसी के बताए बिना ही समझता है। जैसे ही शाम होती है वह बिना किसी के बताए बाल्टी लेता है, पानी भरता है और छत पर पहुंच जाता है, छत ठंडी करता है। उसके पश्चात बिस्तर लेकर अपने नन्हे नन्हे कदमों से उन्हें ऊपर पहुंचा देता है। कहने को फालू छोटा है, किंतु उसके व्यवहार से यह लगता है जैसे वह सचमुच ही एक बहुत बड़ा जिम्मेदार लड़का है। उसकी उम्र से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह इन कामों को बिना किसी के कहे पूरा करे, किंतु फालू सचमुच ही बिना किसी के कहे अपने उत्तरदायित्व को समझता है और उसे पूरा करता है। बाजार से दूध वगैरह ही नहीं लाता, राशन भी लाता है। और मुसीबत यह कि उसको काम न दो तो रोता है, लड़ता है, रूठ जाता है। काम जब नहीं दिया जाता, क्योंकि वह बच्चा है, लोग उसे काम देने से हिचकते हैं। जब उसे काम नहीं दिया जाता तो वह रोता है, लड़ता है और झगड़ता है और कई बार रूठ भी जाता है, नाराज हो जाता है। फालू के एक और भाई है, उससे बड़ा। वह अक्सर अपने नाना के घर रहता है। परीक्षाएं निपटी तो उसका भाई कुछ दिन के लिए आ रुका। फालू का एक बड़ा भाई भी है जो अपने नाना के यहाँ रहता है। परीक्षाएं समाप्त हुई, निपटी यानी समाप्त हुई, तो उसका यह भाई कुछ दिनों के लिए घर आ गया। अब ये दो एक जगह, अब फालू की जगह जहाँ फालू अकेला था वहाँ ये दोनों भाई हो गए। कोई 5-6 दिन बाद एक दिन मैं उसके घर खाना खाने बैठा तो पानी नहीं। मेरे भीतर एक खराश सी हुई। यह क्यों? फालू तो भोजन की चर्चा होते ही नल पर पहुंच जाता है और एक बाल्टी पानी निकालकर तब लोटा भरता है। उसे लाते लाते कहता है, बर्फ माफिक, बर्फ के माफिक, आज यह कैसे भूल गया? शायद भाई के साथ खेल में लगा है। पुकारा, फालू पानी लाना बेटा, पर पानी नहीं आया। क्या बात है? फिर पुकारा, अरे पानी नहीं लाया। भाई के आने के बाद लगभग 4-5 दिनों के पश्चात लेखक फालू के घर गए। खाना खाने बैठे तो अचानक खाना उनके गले में अटक गया। उन्हें खांसी आने लगी तो उन्हें क्या ध्यान में आया कि उनके पास पानी नहीं है। यह पहली बार हुआ था जब उनके पास पानी नहीं था। हमेशा फालू पानी बाल्टी में भरकर लोटे में डालकर उनके पास रख दिया करता था और यह खाना खाने के पहले हुआ करता था, किंतु अब इस बात का यहाँ अभाव था। यह व्यवहार यहाँ नहीं दिखाई दे रहा था। लेखक को अजीब लगा।
उन्हें लगा शायद भालू अपने भाई के साथ खेलने में लगा हुआ है। उन्होंने भालू को आवाज़ दी, किंतु उनकी बातों का उनकी आवाज़ का कोई उत्तर नहीं आया। दबी सी आवाज़ कानों में पड़ी। जब उन्होंने फिर से पुकारा तब एक दबी हुई सी धीमी आवाज़ उनके कानों में पड़ी, उन्हें सुनाई दी, प्रमोद लाएगा। और अब भालू हर काम प्रमोद पर टालता है, कन्नी काट जाता है। लेखक के दोबारा कहने पर एक दबी सी आवाज़ आई जो भालू की थी। उसने क्या कहा? पानी प्रमोद लाएगा। तो अब स्थिति यह है कि प्रमोद के आने के बाद भालू का व्यवहार अकस्मात ही पूरी तरह बदल गया। अब वो हर काम प्रमोद पर डाल देता है या फिर काम से कन्नी काट जाता है। कन्नी काट जाना यानी बहाना बनाना, टाल देना काम को, वह काम को टाल देता है। और सुन बहरा तो हो ही जाता है। सुन बहरा मतलब बात को सुनकर भी न सुनना, बहरा हो जाना। इस तरह का व्यवहार भालू से, ऐसी अपेक्षा भालू से, यह कुछ अजीब सी बात है। अब उसकी निगाह काम पर नहीं जाती, प्रमोद पर जाती है कि काम को प्रमोद क्यों न करे, वही क्यों करे। अब भालू क्या सोचता है कि मैं अकेला काम क्यों करूं, प्रमोद भी है, वह क्यों नहीं कर सकता। इस तरह की सोच भालू में अचानक आ गई है। एक और दो की तरह यह भी साफ है कि जिस काम को एक आदमी करता है उसे दो करने लगे तो वह पहले से जल्दी और सुंदर होना चाहिए, पर होता नहीं ऐसा। यह बात स्पष्ट है कि जब कोई व्यक्ति अकेला ही किसी काम को करता है तो वह काम पूरा होने में समय लेता है और शायद उतनी अच्छी तरह से नहीं हो सकता जितना यदि उस काम को दो लोग मिलकर करें तो हो। समय भी कम लगे, किंतु यह बातें सिर्फ सोचने और समझने की हैं। वास्तविकता यह है कि एक व्यक्ति जिस काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ कर लेता है, यदि दो हों तो उनकी मानसिकता बदल जाती है। वह एक दूसरे पर काम को थोपने लगते हैं, काम को टालने लगते हैं। यहाँ भी हमने यही देखा। भालू जो अब तक एक जिम्मेदार बच्चा था, एक बड़े व्यक्ति की तरह व्यवहार करता था, प्रमोद के आने के पश्चात उसके उसी व्यवहार में परिवर्तन आ गया। अब उसने अपनी यह सोच बना ली कि वह अकेला काम नहीं करेगा। हर काम में प्रमोद अगर उसका साथ देगा तो सही है। यही मानसिकता हमें पीछे की ओर धकेल देती है। हम आगे बढ़ते बढ़ते पीछे बहुत दूर चले जाते हैं। मेरे धनी मित्र हैं सेठ सेवकराम। लेखक के एक धनी मित्र हैं सेठ सेवकराम, सेवकराम खेमका। उनका पूरा नाम है सेवकराम खेमका। जिस गली में उनकी दुकान है, दूसरे व्यापारियों की भी दुकानें हैं। लाखों का व्यवसाय होता है इन दुकानों पर, परंतु यहाँ की नालियों में और सड़कों पर हमेशा गंदगी रहती है। लाखों का व्यवसाय होता है जहां सेवकराम खेमका जी की दुकान है, लेकिन नालियां और सड़कें हमेशा गंदी रहती हैं। उस ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। बल्ब फ्यूज हो जाता है तो महीनों नहीं बदला जाता। बल्ब खराब हो जाए तो बदले कौन? कौन आगे बढ़कर उसे बदलकर नया बल्ब लगाए? बस इसी में वह बल्ब महीनों तक ज्यों का त्यों बना रहता है। सफाई पर कौन ध्यान दे, बल्ब कौन बदले? शायद सबका यही उत्तर है, यह सड़क और ये नालियां हमारी ही तो नहीं है। इन सब का एक ही उत्तर मिलता है, यह हमारी अकेले की थोड़ी है। जो यह मानसिकता अगर हम में रहती है तो हम एक जिम्मेदार नागरिक नहीं बन पाते।
यदि आप अपनी कक्षा को गंदा देखते हैं, किसी ने कागज का टुकड़ा फेंका है, चॉकलेट खाकर रैपर फेंका है, तो आप यह मत देखिए कि उसे किसने फेंका है। आप अगर उस कक्षा में पढ़ते हैं तो सबसे पहले यह दायित्व तो आपका है कि आपने उस गंदगी को देखा है, उसे उठाकर कचरे के डिब्बे में डाल दें। यदि आपके अंदर इस तरह की सोच का विकास हो पाए तब इस पाठ को पढ़ना सार्थक है और आपकी पढ़ाई लिखाई भी सार्थक है। हम हमेशा अच्छी नौकरी पाने के लिए ही पढ़ते लिखते नहीं हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई का यह भी उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने उत्तरदायित्व को समझें, और यह कार्य हमें हमारे घर से ही शुरू होता दिखाई पड़ता है। यदि हम घर में उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियों से भरा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं तो निस्संदेह हम समाज में भी अपना वही व्यवहार लेकर बढ़ते हैं, जिससे हमारा देश भी आगे बढ़ता है, देश की भी उन्नति होती है। तो अपनी इस मानसिकता को बदल दीजिए कि इस कार्य को जिसने किया है वही इसे आगे ले जाएगा। नहीं, यह कार्य हम सबका है। स्वच्छता, साफ सफाई, घर के कार्य हम सभी के जिम्मे हैं। जो भी जिम्मेदारी हमें मिली है उसे सही तरीके से निभाएं तो हम एक अच्छे और पढ़े लिखे जागरूक नागरिक हैं, अन्यथा हम व्यर्थ हैं। नागरिकों में सामूहिक उत्तरदायित्व का बोध किसी भी राष्ट्र के जीवित होने की सर्वोत्तम कसौटी है। यदि किसी राष्ट्र के नागरिकों में यानी सिटीजन्स में सामूहिक उत्तरदायित्व यानी समूह में रहकर जिस उत्तरदायित्व का निर्वाह हम करते हैं, जैसे ट्रैफिक सेंस, हम यह कहें कि ट्रैफिक के नियम मानने वाले हम अकेले थोड़ी हैं, या हम अकेले यदि ट्रैफिक के नियम को तोड़ते हैं तो क्या बिगड़ जाएगा। ऐसा नहीं है। एक एक के सोचने से ही एक अच्छी परिस्थिति का निर्माण होता है, एक अच्छी परिस्थिति तैयार होती है। इसमें हमारा भी बराबर का योगदान है। तो हम सामूहिक उत्तरदायित्व का, समाज के प्रति जो हमारा दायित्व है उसे समझें और उसका निर्वाह करें, उसका पालन करें, तभी एक राष्ट्र जीवित होने की कसौटी पर खरा उतरता है। कसौटी इस पाठ का नाम है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कसौटी का अर्थ क्या है। कसौटी का शाब्दिक अर्थ है एक प्रकार का वह पत्थर जो काले रंग का होता है, जिस पर घिसकर सोने की सच्चाई को परखा जाता है। यहाँ पर कसौटी का अर्थ यह हुआ कि हमें वह बोध, हमें वह जागरूकता, हमें उत्तरदायित्व के वह भाव जिनके द्वारा हमारे सच्चे नागरिक होने का, अच्छे और उत्कृष्ट नागरिक होने का पता चलता है। तो अब आपको कसौटी शब्द का अर्थ समझ में आ ही गया होगा। मैं चाहती थी कि आप पाठ को पढ़ें तब कसौटी को अपने आप समझें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कसौटी शब्द का अर्थ समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। किसी राष्ट्र का बल नापना हो तो देखिए कि क्या इस देश के नागरिक देश के सामूहिक हितों के प्रति सतर्क हैं। यदि आपको देखना है कि किसी भी देश में कितना बल है, कितना स्ट्रेंथ है, तो आपको क्या देखना चाहिए कि उस देश का प्रत्येक नागरिक अपने उत्तरदायित्व को लेकर सतर्क है, अलर्ट है। क्या वह सारे नियम और कानून मानता है? यदि हाँ, तो जान लीजिए कि वह देश बलवान है। यदि आपका उत्तर ना में आता है तो वह उस देश का दुर्भाग्य है। यदि इस प्रश्न का उत्तर हाँ है तो देश जीवित है और उसका भविष्य उज्जवल है। उज्जवल का अर्थ होता है ब्राइट। यदि आपका उत्तर आता है हाँ, तो समझ लीजिए कि देश जिंदा है और उसका भविष्य भी प्रकाशमय है, उज्जवल है, यानी ब्राइट है। नहीं तो देश स्वार्थी नागरिकों के द्वारा किसी भी दिन बिक सकता है। यदि आपका उत्तर ना में आता है
तो समझ लीजिए कि उस देश का प्रत्येक नागरिक स्वार्थी है जो अपने विषय में सोचता है। फिर तो उस देश को बिकने से, गुलाम होने से कोई नहीं बचा सकता। बच्चों, आज की स्थिति में हमें इस विषय पर बहुत ही गंभीरता से सोचना है, क्योंकि आज हमारा देश भी कुछ न कुछ इसी तरह के दौर से गुजर रहा है। देश कुछ स्वार्थी लोगों के हाथ धीरे धीरे बिकता चला जा रहा है। इसे बचाना है। आप देश के आने वाले भविष्य हैं और ये आपके हाथों में है कि आप देश को किस तरह से बचाएंगे। अपने स्वतंत्र देश के सामूहिक हितों के प्रति क्या हम अपनी जिम्मेदारी अनुभव करते हैं? क्या हम जानते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र किन बलिदानों पर हुआ है, किन मूल्यों पर हुआ है? क्या हम उन मूल्यों की रक्षा कर पाते हैं? क्या हम अपनी स्वतंत्रता की मर्यादा को रख पाते हैं? क्या हम अपने सभी कानूनों और नियमों का पालन उत्साह के साथ करते हैं, हंसकर करते हैं? यह प्रश्न अपने आप से पूछिए और इसका जवाब खुद ढूंढिए और अनुभव करते हैं क्या उसे निभाते हैं? यदि हाँ, तो क्या हम उसे निभाते भी हैं? यह भी अपने आप से पूछिए। स्वयं अपने से पूछिए और स्वयं ही उसका उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों को अपने आप से पूछिए और उत्तर दीजिए। मैं आशा करूंगी कि आपका उत्तर ना में न आए। आप अपने उत्तर हाँ में ही रखिए, ताकि देश आपके हाथों विकास की चरम सीमा को पहुंचे और ऐसे ही अपनी स्वतंत्रता की मर्यादा को सदैव बनाए रखे और हमारे शहीद सैनिकों का बलिदान कभी व्यर्थ न जाए। बच्चों, जागिए और अपने कर्तव्यों को पहचानिए। यह कार्य आप अपने घर से शुरू कीजिए, समाज में लाइए और देश के कोने कोने में पहुंचाइए। इस पाठ के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रभाकर इनका उपनाम है। तो इस तरह से यह पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं अगले पाठ की चर्चा करूंगी। तब तक के लिए बच्चों, इस पाठ को ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।